नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिस्सा होगा। बात खाड़ी की, क्योंकि खाड़ी में एक बार फिर से वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही है। उम्मीद के किरण जागती है और अगले ही पल तेहरान से आती है वही गरजती हुई हुंकार। अब हुआ क्या है? दरअसल ओमान ने बड़े जोश और खरोश के साथ यह ऐलान किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट जल्द खुलने वाला है। इसको लेकर के ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए एक अस्थायी कॉरिडोर का ऐलान करेंगे। सुरक्षित आवाजाही बहाल करने के व्यवहारिक इंतजाम भी होंगे। दोनों देशों ने साझा बयान में कहा कि एक खास रूट और माइंस साफ करने की योजना पर बातचीत चल रही है। यह सब जून में हुए समझौते के तहत हो रहा है। इसके बाद से दोनों देशों के बीच में लगातार बैठकें हुई, लेकिन जैसे उम्मीद बंधी, तेहरान से एक डंडा आता है सख्त और दो टूक जवाब देकर के जाता है। ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर काज़ेम गरीबाबादी ने बुधवार को साफ चेतावनी दी। हॉर्मुज की खाड़ी को दोबारा खोलने से पहले अमेरिका को अपने तोड़े गए हर वादे को पूरी तरीके से निभाना होगा। साफ मैसेज कि जब तक अमेरिका अपनी नाकाबंदी नहीं हटाता है, एक भी जहाज इस रास्ते से नहीं गुजरेगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में दावा किया कि हॉर्मुज से सारी माइंस हटाई जा चुकी हैं या नष्ट कर दी गई हैं। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दे डाली कि जो भी जहाज या नाव नई माइंस बिछाएगी उसे तुरंत तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी स्पेस फोर्स पूरी खाड़ी के हर इंच पर नजर रखे हुए है। और ट्रंप के इस दावे ने बुझती चिंगारी को एक बार फिर से भड़का दिया है। ईरान ने पलटवार करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि ओमान डील के बावजूद भी अब रास्ता नहीं खोलने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने हॉर्मुज में माइंस नष्ट करने के ट्रंप के दावे की भी खिल्ली उड़ाई और कहा कि अगर माइंस हट गए हैं तो हॉर्मुज से जहाज क्यों नहीं जा पा रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने हॉर्मुज में एक और ऑयल टैंकर पर हमला किया, जानकारी कहती है, जिसके बाद एक बात साफ हो गई है कि अभी हॉर्मुज में लावा पूरी तरीके से धधक रहा है और ट्रंप के दावे हवा हवाई है। अब संकट में हॉर्मुज है और तनाव भी चरम पर है, तो ये सब कैसे? समंदर में नया हमला हुआ है और ट्रंप के दावे की ईरान ने धज्जियां उड़ा दी है। ओमान के पास तेल टैंकर के इंजन रूम पर प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। हालांकि आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ दिनों पहले यह दावा किया गया था ट्रुथ सोशल पर कि सभी बारूदी सुरंगें नष्ट कर दी गई हैं। और उन्होंने यह भी कहा था कि दोबारा सुरंगें बिछाई गई तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ईरान ने भी कड़ा रुख लिया, ट्रंप की धमकी पर पलटवार किया। ओमान से डील के बाद भी रास्ता नहीं खुलेगा, अमेरिकी नाकेबंदी हटाए बिना हॉर्मुज नहीं खुलेगा। वैश्विक व्यापार इस सब की वजह से ठप पड़ते जा रहा है। सुरक्षा जोखिमों के कारण जहाजों की आवाजाही ना के बराबर हो गई है और कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति और ऊर्जा बाजार पर भारी दबाव देखने को मिल रहा है। सोलह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज पर एक बार फिर वही दावा दोहरा दिया है और कह दिया है कि हॉर्मुज में ईरान की ताकत खत्म हो चुकी है, माइंस हटा दिए गए हैं या नष्ट कर दिए गए हैं। सवाल ये उठना लाजमी है कि इतने बड़े बड़े दावों के बावजूद हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण अब तक अमेरिका के हाथ आखिरकार लगा कैसे नहीं? क्यों बार बार सिर्फ आने वाले कल की बात की जा रही है? आज की उपलब्धि गिनाई क्यों नहीं जा रही है? क्या सिर्फ एक जीत की भाषा है या फिर एक ऐसी कहानी है जिसे बार बार दोहरा करके भी सच दिखाने की कोशिश हो रही है? अब हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप कब कब दावे करते रहे हो उसकी टाइमलाइन में आपको समझाती हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 28 फरवरी की। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल का बड़ा सैन्य अभियान, उन्होंने यह दावा किया, हालांकि हमला भी किया। 28 फरवरी को उन्होंने दावा किया कि हमले के बाद ईरान को हॉर्मुज में नाकेबंदी हमने वहां पर लगा दी है। 15 मार्च को कहते हैं ट्रंप ने हॉर्मुज खुलवाने के लिए नेटो और चीन से मदद मांग ली। 7 अप्रैल को हॉर्मुज खोलने की बात के साथ अमेरिका ईरान में 2 हफ्ते का सीज फायर हो जाता है। तारीख आती है फिर से 13 अप्रैल की। बातचीत नाकाम रहती है। ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी की और ईरानी सेना की तबाही का दावा कर दिया। 17 जून को 60 दिनों का समझौता और ट्रंप का दावा कि हॉर्मुज खोला जाएगा ईरान की तरफ से। 5 अगस्त आते आते ट्रंप का दावा फिर हवा हवाई हो जाता है और हॉर्मुज पर जल्द डील होगी उनकी तरफ से कहा जाता है। फिर तारीख आती है 10 से 12 अगस्त के दरमियान की। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर हॉर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण का दावा कर दिया।
14 अगस्त को न्यूयॉर्क की एक चुनावी रैली में ट्रंप ने ऐलान किया कि हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करेंगे। 18 अगस्त को ट्रुथ सोशल पर नक्शा शेयर करके अमेरिका का हिस्सा हॉर्मुज को करार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दे दिया जाता है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जो दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है, उन दावों के बीच में क्या सच में अमेरिका कब्जा कर पाएगा? और ओमान के साथ जो ईरान की बातचीत चल रही थी, आखिरकार वो अचानक से क्या हुआ जिसके बाद ये नहीं समझ में आ रहा है कि हॉर्मुज खुलेगा, हॉर्मुज पुरानी स्थिति में लौटेगा या नहीं लौटेगा। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। ट्रंप के दावे पर पलटवार, हॉर्मुज पर ईरान के हुंकार। हॉर्मुज नहीं है ट्रंप की जागीर, ईरान ने खींच दी लकीर। ट्रंप की इच्छा से कुछ नहीं बदलेगा, हॉर्मुज नहीं खुलेगा। ईरान ने खिल्ली उड़ाई, माइंस पर असलियत बताई। ट्रंप का दावा हवा हवाई, ईरान ने हॉर्मुज में आंख दिखाई। ईरान का संदेश सीधा साधा, ट्रंप को निभाना होगा वादा। अब चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या हर बार की तरह ट्रंप का नया दावा भी एक छलावा है? कौन कौन से मेहमान चर्चा में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संजीव सिरोही, रक्षा विशेषज्ञ, ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, अरविंद तेजावत विदेश मामलों के जानकार हैं, और नाजिम अशरफी ईरान मामलों के जानकार हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कर्नल संजीव ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, जरा ये बताइएगा, ये जो अमेरिका की तरफ से बार बार दावे किए जाते हैं हॉर्मुज को लेकर के, इन सब के बीच में ओमान के साथ ईरान की जो बातचीत चल रही थी, ओमान के साथ वार्ता का हुआ क्या है ऐसा कि हॉर्मुज खुलेगा वाला दावा फिर से एक बार उल्टा हो गया, धराशायी हो गया? जैन मीनाक्षी, मुझे लगता है कि ये दो चीजों को एक साथ देखना पड़ेगा। एक जो पाकिस्तान का जनरल आसिम का विजिट था परसों का, और उसके बाद ओमान का एक विजिट ऑफिशियल डेलीगेशन टू तेहरान, ये दोनों तेहरान गए थे एक के बाद एक। और अपैरेंटली इन्होंने वो जो एक फ्रोजन स्टेट में डिप्लोमेसी पड़ी हुई है उसको रीइग्नाइट करने की कोशिश की है। ये मैसेजेस या इंफॉर्मेशन आ रही है अनकन्फर्म्ड कि ईरान के पास पाकिस्तान ने फिर से ये बोला है कि 17 जून के एमओयू को ऑनर करें और हम उसके बदले में नाकेबंदी को खुलवा देंगे। इसी को कंफर्म करने के लिए या डेवलप करने के लिए ओमान का एक डेलीगेशन गया होगा कि हमारा और ईरान का, दैट इज ओमान और ईरान के बीच का जो भी एक टेम्पररी व्यवस्था बनाए जाने की बात कर रहा है, ये टेम्पररी वर्ड नया ऐड किया गया है, जो कि एक वेलकम स्टेप है कि तब तक के लिए, जब तक कोई डील नहीं हो जाती है, तब तक हम एक सदर्न एक नॉर्दर्न लाइन बना के और आवाजाही को रेगुलेट करेंगे, सेफर प्लेसेस बनाएंगे। और ईरान की तरफ से किसी एक लोअर लेवल ऑफिशियल ने यह भी बोला है कि हम माइंस को भी हटा देंगे। अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने 4 दिन पहले बोला था कि माइंस हट चुकी हैं या तो ब्लास्ट कर दी गई हैं। आज उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल में एक नया वर्ड ऐड किया है कि ये नेवी ने बताया है, तो उन्होंने इसको और ऑथेंटिकेट या वैलिडेट कह दें कि ट्रूथ सोशल पे वो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आज उन्होंने ये इंसर्ट किया है कि नेवी ने हमें बताया है कि सारी माइंस को या तो हटा दिया गया है या तो ब्लास्ट कर दिया गया है। अब उसके बाद जो डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक इन हॉर्मुज है वो क्यों कम है? काफी कम, 10 to 15% ऑफ द एक्चुअल बिफोर 28 फरवरी। उसका कारण है तो एक फेयर फैक्टर, जान माल का खतरा होने का, और इंश्योरेंस के टेक्निकल इश्यूज कि वो इंश्योर्ड होंगे, कवर्ड होगा या वॉर माना जाएगा, नहीं होगा। इसकी वजह से बहुत सी शिपिंग कंपनीज अभी चांस नहीं ले रही। जो ले रही हैं वो सदर्न एज से ओमान की तरफ से निकल रही हैं, 8 से 10, 15 शिप्स,
और उसके बीच में इराक के लिए ईरान ने 3 दिन पहले कुछ ट्राई किया था कि उनके कुछ शिप्स को हम भेजें, जिसको अमेरिका ने चैलेंज कर दिया। जिसके बाद कल की मीनाक्षी रिपोर्ट आई थी कि हाई सीज में अभी भी ट्रांसफर ऑफ ऑयल फ्रॉम शिप टू शिप, जिसमें कुछ और अमेरिका के मित्र देश गल्फ के शामिल हो सकते हैं ईरान को फायदा पहुंचाने के लिए, या चाइना के इन्फ्लुएंस में, कि वहां से किसी और फ्लैग पे हॉर्मुज से शिप निकल रही है, अमेरिका निकाल रहा है या परमिट कर रहा है, लेकिन हाई सीज में जाके वो शिप चेंज करके उनका डेस्टिनेशन चेंज कर दिया जा रहा है। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स है। अमेरिका ने ये जरूर बोला है कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने बहुत डेंस विजिलेंस माउंट कर रखी है हॉर्मुज पे, और हर एक मूवमेंट को वो देख रहे हैं कि अगर कोई नई छोटी बोट से नई माइंस को लगाया जाएगा तो उसको हम मार देंगे। हाँ, आपका ये रिपोर्ट एकदम ठीक है कि एक शिप पे कल भी कोई ओमान की तरफ सदर्न साइड ऑफ हॉर्मुज पे हमला हुआ है, इंजन रूम पे, और लेकिन उसमें कोई डैमेज की रिपोर्ट्स नहीं है। तो दिस इज एज फार एज द प्रेजेंट स्टेटस गो। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा एज द जिस्ट कि ईरान अब दिख रहा है कि 17 जून के एमओयू, जिसको पहले आईआरजीसी ने वायलेट किया था बाय अटैकिंग 2 शिप्स, पहले ही तीसरे या चौथे दिन एमओयू साइन होने के बाद जब सीज फायर हो गया था, और ये बात मान ली थी आईआरजीसी ने कि हम 60 दिनों तक हॉर्मुज में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे फाइनल डील 60 दिन के बाद क्या होती है। और उसके बाद आईआरजीसी ने पहले अटैक्स किए थे, जिसके रिटेलिएशन में फिर से वो skirmish शुरू हो गया, जो अभी और उसके बाद ही वो समझौता भी खत्म कर दिया जाता है। लेकिन कर्नल संजीव सिरोही, अमेरिका की तरफ से तो कई बार ऐसे दावे कर दिए गए हैं, और अभी हाल फिलहाल की बात मैं आपको बताती हूँ कि ट्रुथ सोशल पर उनकी तरफ से ये लिखा गया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि हमने सारी माइंस हटा ली हैं। तो ईरान भी तो ये कह रहा है कि सारी माइंस हटा ली हैं, तो फिर गुजरिए ना यहाँ से, क्यों नहीं गुजरते? बिल्कुल मीनाक्षी जी, जय हिंद। जय हिंद सर। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगर ट्रुथ सोशल पे जो है लड़ाई जीती जाती तो जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब 28 फरवरी को लड़ाई जीत चुके थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब का काम सिर्फ ये है कि वो कंफ्यूजन मचा रहा है उनको, ताकि उसकी वजह से लोगों को परेशानी है। डोनाल्ड ट्रंप से कहते हैं माइंस हटा दिए गए हैं, ईरान बोलता है कि माइन कोई नहीं हटे, और अगर कोई माइन स्वीपर वहां पे आते भी हैं तो हम उनके को टारगेट करेंगे। और उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी मिलिट्री वेसल आती है तो उसको टारगेट किया जाएगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये कहना कि इंटरनेशनल फोर्स ने जो है माइंस को हटा दिया गया है, पहली बात तो अमेरिका को यही नहीं पता कि कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, क्योंकि माइन जो लगाता है उसी को कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं कि किस किस जगह माइन लगाए हैं। जब ये माइन ईरान ने लगाए हैं तो ईरान को पता है कि कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे हैं, तो वो जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब के कहने से कि हमने माइन हटा दिए हैं, और वो ठीक बोल रहे हैं ईरान वाले कि अगर आपने माइन हटा दिए तो कोई क्यों नहीं आ रहा है। और इंस्पाइट ऑफ दिस थिंग कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुली हुई है, उसके बाद भी वहां पे जो है ट्रैफिक बिल्कुल बहुत मिनिमम ट्रैफिक है, वो भी जो है ट्रांसपॉन्डर वगैरह को बंद करके या अमेरिकन उनको जो है स्कॉट करके उनको ओमान के रास्ते से निकाल रहे हैं। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बातचीत चल रही है, आसिम मुनीर साहब गए थे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको पिछले हफ्ते फोन किया था कि आप जाके उसको ईरान को वापस नेगोशिएटिंग टेबल पे लाओ। तो ईरान की बजाय अमेरिका ज्यादा डेस्परेट है कि किसी तरीके से जो है ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है खुल जाए, जिससे डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो बार बार दावा है कि हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दी है और कोई भी शिप वहां से जा सकता, वो थोड़ा ठीक साबित हो सके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इतनी बातचीत चल रही है, ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ चल रही है, मिलिट्री लीडरशिप के साथ, ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर जो है पॉलिटिकल लीडरशिप ईरान में, चाहे उनके प्रेसिडेंट हो चाहे उनके फॉरेन मिनिस्टर एग्री कर जाए, तो क्या आईआरजीसी भी उसको एग्री करेगी, क्योंकि आईआरजीसी का एग्री करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो है नियंत्रण है वो आईआरजीसी के अंडर है। तो अगर कोई भी जहाज निकलने की कोशिश करेगा तो आईआरजीसी उसके ऊपर अटैक करेगी। तो अभी ये देखने वाला टाइम है। और जो ये ओमान के साथ बातचीत चल रही है, तो वो बोल रहे 30 दिन से लेके 60 दिन का टेम्परेरी जो है ये अरेंजमेंट है, और उसकी भी गारंटी नहीं कि खोला जाएगा। अब ईरान बिल्कुल स्पष्ट है अपनी उसमें, वो कहते हैं कि जब तक हमारी शर्तें नहीं मानी जाएंगी, अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाएगा, तब तक हम और ओमान कितनी भी बातचीत करते रहे, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। तो स्थिति वही है जैसे पहले थी जी। लेकिन इन सब के बीच में कुछ देशों के बीच की स्थिति जरूर बदल गई अरविंद तेजावत जी। हाल फिलहाल में ओमान को जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से धमकाया जा रहा था, उसके बाद मध्यस्थ देशों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए थे कि कोई मध्यस्थता के लिए क्यों आएगा अगर आप इस तरीके से उसे हड़काएंगे या फिर चेतावनियां जारी करेंगे। अब अमेरिका ने ओमान के साथ जो किया, लेकिन ओमान और ईरान के बीच की बातचीत जो चल रही थी वो सब कुछ एक अलग
पहलू में नजर आता है ईरान ओमान का, अमेरिका और ओमान का एक अलग पहलू नजर आता है। अमेरिका के ओमान के साथ भी ये रिश्ते बदल रहे हैं। मीनाक्षी जी, वो किसी ने ठीक ही कहा है कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम। अमेरिका की वही हालत हो गई है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। ओमान क्यों कर रहा है, उसी से बातचीत शुरू कर देते हैं। तो बात यह है कि ओमान की व्यक्तिगत इतनी हैसियत नहीं है कि वह उस पूरे रीजन में कोई निर्णय ले सके, पर ओमान इसलिए कह रहा है कि जो टोल टैक्स हैं, ईरान ने उसको साफ साफ ऑफर दिया है कि उसका आधा हिस्सा हम आपको देंगे, क्योंकि हम उस पूरे रीजन को शेयर कर रहे हैं। और इसलिए हम जो टोल अगर कोई ऐसा इम्पोज करते हैं जिसके खिलाफ अमेरिका है, उसमें अमेरिका की जबरदस्त किरकिरी होगी। तो ओमान ये चाहता है दबे स्वर में, पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा अगर कुछ भी संधि करता है ईरान के साथ में तो हम आप पे भी बम्बार्डमेंट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप बातचीत भी खत्म नहीं करना चाहते हैं, बातचीत भी चलती रहे, पर वह इस समय वह भागते हुए नजर भी नहीं आना चाहते हैं। भागेंगे तो जवाब क्या देंगे वहां यूनाइटेड स्टेट में जाकर, डेमोक्रेट्स को क्या जवाब देंगे। बहुत मजाक बना रहे हैं इन दिनों में, उनकी हर मंच पे उनकी मजाक उड़ रही है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि जिस खुदा को पाने के लिए हम वहां गए थे वो तो मिला ही नहीं, और जो हमारी बची कुची जो इज्जत थी वह भी मिट्टी में मिल गई। तो लगभग ऐसी ही हालत है। मीनाक्षी जी, ईरान की क्या तैयारी है लेकिन नाज़िम अशरफी जी, हॉर्मुज़ खोलना है या नहीं खोलना है? मीनाक्षी जी, आपको और मेरे पूरे पैनलिस्ट को आज जश्न यौम पैदाइश मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारकबाद। उसके बाद मैं अपना पक्ष रखता हूँ। देखिए, अमेरिका खुद कह रहा है कि यूएन के किसी कानून में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कोई देश किसी दूसरे देश को तेल बेचने से रोक ले और उसको मना कर दे। खुद वैसे कह रहा है इस चीज को। लेकिन दूसरी बात यह है कि अमेरिका जब किसी देश की इकोनॉमी को जब घुटने पर, कोई भी अगर देश किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को घुटने पर लाने की बात करेगा तो उसे जवाब तो मिलेगा ही। सवाल इस चीज का है कि 50 साल से फारस की खाड़ी में जो ये आतंकवाद जो मचा हुआ, अशांति की वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका गया, अमेरिका के जंगी जहाज है। समझ रहे हैं आप जी। तो आप ये समझिए 7000 किलोमीटर दूर से अमेरिका को क्यों नाकेबंदी करनी है भैया आके वहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में। उसका मतलब क्या है? चलिए, ओमान और ईरान की मैं बात समझ सकता हूँ, उनकी अपनी पर्सनल डील है, वो हो सकती है, वो उनके अपने पर्सनल मामले हैं। और कहीं ना कहीं जब भी ईरान तैयार होता है ना कि चलो कुछ सोचेंगे दुनिया के बारे में, लोगों के भले के बारे में, इंसानियत के बारे में, तभी कोई किसी एक बहुत बुरी बात डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं कि उसे चिढ़ने पे मजबूर हो जाना पड़ता है। तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने की या ना खुलने की कोई वजह ही नहीं है। वो तो खुल जाता, ओमान ने और ईरान ने उसको खोल दिया होता। लेकिन आप कह दोगे क्या वो उसे मैं अपनी जगह घोषित कर दूंगा, मैं अपने क्षेत्र में ले लूंगा। 7000 किलोमीटर से आप कौन होते हो भैया? आप क्यों ले लोगे अपने क्षेत्र में उसको? क्या तरीका है आपके अपने क्षेत्र में लेने का? फिर वही बात आ गई, अगर कोई पड़ोसी किसी को कोई शिकायत करे तो समझ में आता भी है, लेकिन 7000 किलोमीटर का दूर का आदमी कोई आकर ये शिकायत करे कि नहीं ये तो यहाँ मेरा भी हक है, तो ये समझ के बाहर है ना। और मैं समझता हूँ सभी दानिशवर किस्म के लोग हैं, सारे लोग जो सुन रहे हैं, पैनलिस्ट से लेकर जितने भी ऑडियंस है, सब सुन रहे हैं, वो ये जानते हैं कि 7000 किलोमीटर की दूरी का अर्सा बहुत लंबा होता है। ये पड़ोस की तो बात है नहीं। एक चीज ये भी हो गई। दूसरी बात, अमेरिका ये चाहता है कि ईरान घुटने टेके। क्यों टेकेगा जी वो घुटने? क्यों घुटने टेकेगा? 44 साल में 170 मिलियन डॉलर बैरल मिलियन, 44 साल में 170 बैरल मिलियन का जो उसका रिजर्व टैंक था अमेरिका का, वो उसे खोलना पड़ा ताकि तेल की कमी महसूस ना हो लोगों को, यूएस में या पूरी दुनिया में ये न लगे कि तेल की कहीं किल्लत हो गई है। तो इससे ये पता चलता है कि अमेरिका जो है वो हिल गया है। जो उसका रिजर्व टैंक है यानी 170 मिलियन बैरल वाला, और 44 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, उससे पहले कभी हुआ नहीं है। अमेरिका औरों से भी जंग लड़ा है, तेल की किल्लतें रही हैं वहां पर, दुश्वारियां पैदा हुई हैं, लेकिन पहली बार 44 ईयर्स ओल्ड, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान वो अमेरिका को ये चीज खोलना पड़ा। तो खोलने से सीधा सीधा ये पता चल रहा है कि वहां तेल की किल्लत है, और तेल की किल्लत वो हो ना जाए, लोगों को दिख ना जाए, लोगों को पता ना चल जाए, इसको छुपाने के लिए अमेरिका ये सब सारी चालें चल रहा है। आप ये समझिए कि किसी के पड़ोसी का, फिर मैं वही बात कह रहा हूं, हक हो सकता है, लेकिन आप इतनी दूर से, आपकी नाकेबंदी, आपकी माइंस, मैं ये कर दूंगा, मैंने माइंस हटा दी है, मेरा ओमान से बात चलिए, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा यार, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। क्या मतलब है तुम्हारा यहाँ पर आकर ये सब बातें करने का? देखिए मैं बता दूं, अगर
ये जो साइड है ना अब अमेरिका वाली, वो कहता है कि मैं इसको न्यूक्लियर बना, तरह तरह के बहाने ढूंढता है, न्यूक्लियर नहीं बनाने दूंगा, ईरान ये कर रहा है, ईरान। अरे जब तुम खुद गुड़ खाओगे, किसी को मना कैसे कर दोगे गुड़ खाने के लिए? अब उनके पास तुम तो सीधे खुद सीधे बहुत कोई बड़े टारगेट आतंकवादी नहीं हो, रह तुम तो गया खुद एक गुंडे थे। उनके पास कोई लक्ष्य नहीं रह गया है ग्रुप का अपना राष्ट्रीय साझी। कभी हॉर्मुज चाहिए, कभी परमाणु मुद्दे पर बातचीत करना है, कभी वहां पर सत्ता परिवर्तन करना है। अमेरिका चाहता क्या है? क्यों ईरान के पीछे इस तरीके से पड़ा हुआ है? कर वो कुछ पाएगा नहीं। हाँ, वो ईरान के पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि ईरान 40 सालों से डेथ टू अमेरिका का प्लेज लेकर बैठा है। अमेरिकन इंटरेस्ट को पूरी दुनिया में जहां भी चाहा है डिस्ट्रॉय करना चाहा है, डिस्पाइट बीइंग पावरलेस। उनकी इतनी हैसियत नहीं थी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो कुछ अमेरिका को डैमेज कर पाए, लेकिन एक कसम खा रखी है, डेथ टू अमेरिका। ये हम जब से बचपन से सुन रहे हैं हम ही, तो अमेरिका में तो एक एक को पता है कि ईरान उनका एक दुश्मन है ग्लोबल। जहां भी अमेरिकन इंटरेस्ट या अमेरिकन लाइफ्स होंगी, ईरान उसको डैमेज करने की कसम खा के बैठा है। कितना कर पाया वो हिस्टोरिकल है। सेम विथ जूस। दूसरा, क्यों इतनी दूर आया है? क्योंकि उनको लगता है कि ईरान के प्रॉक्सीज ना सिर्फ मिडिल ईस्ट, गल्फ, वेस्ट एशिया, बल्कि यूरोप, एशिया इंक्लूडिंग इंडिया एंड अमेरिका एज ए कॉन्टिनेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है और रेडिकल लेफ्ट का ग्रोथ बढ़ रहा है। तो इसको रोकने की जरूरत है। प्रेसिडेंट आफ्टर प्रेसिडेंट इस सुपर पावर, सो कॉल्ड सुपर पावर के, जो कि अमेरिका था, वो आए और चले गए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज दिखे। ये जो सैंक्शंस लगा रखे थे 40 साल से अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक तरफा, जिसपे यूनाइटेड नेशंस कई बार चुप रहा, उस पे भी ईरान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट अमेरिका की, चाहे वो रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हो, कॉम्प्रोमाइज होते गए। पेपर पे सैंक्शंस लगा रखे थे, अच्छे से मालूम था कि पीछे के पीछे ईरान वो सारी एक्टिविटीज कर रहा है। आज तक की, क्रिप्टो से लेके हाई सीज में ऑयल बेचना, बैकडोर से ब्लैक मार्केट में, हर किस्म की, और सारे गल्फ के नेशंस उसको कई बार साथ देते हुए दिखे। डिस्पाइट द इराक ईरान वॉर, इराक में भी उनकी अच्छी खासी पैठ थी। तो इन वजहों से अमेरिका के इस एक्सेंट्रिक प्रेसिडेंट ने, जिसको 4 साल में इनको पता होना चाहिए था कि ग्लोबल ऑर्डर चेंज नहीं होते, 2 टेन्योर कर लेंगे तो 8 साल, इसमें ग्लोबल ऑर्डर जो 40-50 सालों से एक मैट्रिक्स बनी हुई है, यूनाइटेड नेशंस है, ईयू है, नाटो है, उसको आप 4 साल इज टू शॉर्ट अ पीरियड। इसीलिए ये थोड़ा बैलिस्टिक हो रहे हैं। इनकी बातों पे हम ना जाएं, लेकिन इनकी जो हकीकत में जो कारगुजारी इन्होंने दिखाई है वो डेयरिंग है। चाहे वो इनलैंड उनका अपना मामला हो, आइस का, डीओजे का, इमिग्रेशन का, ओपन बॉर्डर्स का, चारों मेजर रीजंस, उसके साथ ड्रग कार्टल्स, उसके अलावा अमेरिकन डोमिनेंस, चाहे वो क्यूबा हो, ईरान हो, ग्रीनलैंड हो या चाइना, साउथ चाइना, इनके बड़े क्लैरिटी के साथ इन्होंने बहुत कई एक साथ मुहाने खोल रखे हैं, सब पे लड़ रहे हैं, इसीलिए क्रैश आउट करने के चांसेस हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि अमेरिका के जो राइट विंगर्स हैं वो ब्लाइंड सपोर्ट में है। हाँ, ये जो पेट्रोलियम के प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, इससे लोग, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, सिटीजन्स बहुत दूर तक नहीं सोच पाते, उनकी ट्रेनिंग नहीं है, वो थिंक टैंक का हिस्सा नहीं है, उनको डेली के रोजमर्रा के परेशानियों से दिक्कत होती है, उसमें वो लूज कर रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी। बट फॉर अ बिगर गोल, मैं ये अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, एक रियलिस्टिक पिक्चर दे रहा हूं। एक और, ये 7,000 या 8,000 या 9,000 किलोमीटर दूर ठीक उसीलिए, उन्हीं वजहों से आए हैं जिन वजहों से तुर्की के प्रेसिडेंट पीओके में आना चाहते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। ग्लोबल इंटरेस्ट आपको अपनी कंट्री का सेफगार्ड करना होता है, उसमें डिस्टेंस की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इंडिया को भी साइप्रस के साथ अगर खड़ा होना है, तुर्की को बैलेंस, देयर आर सो मेनी अदर वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यूज, तो जिसपे अभी आपके इस डिबेट में शायद हिस्सा नहीं ले पाएंगे। रह गई हॉर्मुज की बात, आज 3% के आसपास क्रूड का दाम कम हुआ है। तो दावे और काउंटर दावे एक तरफ हैं, मीडिया की रिपोर्ट्स और हमारे पर्सनल अलाइनमेंट्स या हमारी पॉपुलैरिटी ऑन टेलीविजन एक तरफ है। रियलिटी जो मार्केट्स में दिखती है वो ये है कि आज के आज पिछले 24-48 घंटों में 3% क्रूड का दाम गिरा। इतनी मेजर एनर्जी क्राइसिस के बावजूद रशियन ऑयल को बैन किया हुआ है, ईरान कहता है एक ड्रॉप हम बाहर नहीं जाने देंगे, दुनिया कह रही है कि हॉर्मुज बंद पड़ा है, लेकिन यूएस डॉलर 100 या इवन 90 ब्रेंट एंड WTI, गल्फ कोई क्रूड को अगर हम हटा दे, ब्रेंट एंड WTI जो दोनों मेन टेस्टिंग ये रेटिंग करते, वो दोनों $90 के नीचे हैं।
किसी ने सोचा नहीं होगा मीनाक्षी, 28 फरवरी के बाद पहले 2 महीनों में जो एक्सपर्ट्स थे, डोमेन एक्सपर्ट्स फ्यूल के, एनर्जी के, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के, वो कहते थे जी 150 से 200 US डॉलर्स पर बैरल हो जाएगा। वी आर इन द 6th month ऑफ द वॉर। ये तो कई बार ईरान की तरफ से भी कहा आउट गया। ऑफ ईरान, ये तो कई बार ईरान की तरफ से भी सर कहा गया था कि हम क्रूड ऑयल $500 तक लेकर के जाएंगे प्रति बैरल। हालांकि अभी तक वैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन कर्नल संजीव सिरोही ओमान के साथ मिलकर के ईरान जो करने का प्लान कर रहा है, वो क्या उसे सक्सेसफुल करके धरातल पर लेकर के आएगा या फिर सभी को हॉर्मुज के सहारे ही छोड़ देगा? देखिए, जहां तक सवाल है हॉर्मुज का, हॉर्मुज तो अगर ओमान और ईरान की आपस में बातचीत हो जाती है और वो फैसला भी हो जाता है, तो अमेरिका उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो जो है उसके लिए टोल टैक्स या सर्विस टैक्स, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं उसको, वो जो है लेगा। और उसका जो है शेयरिंग किस रेशियो में शेयरिंग होगी, ओमान की तेजाब साहब ने कहा है कि वो शायद 50-50 होगा, तो वो अभी कह नहीं सकते कि वो कितने % का होगा। और तो लेकिन पॉइंट कहने का ये है कि ओमान, लड़ाई इस बात की नहीं है कि ओमान और ईरान के बीच में क्या संधि होती है, क्योंकि ईरान और ओमान के बीच में तो संधि हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि क्या अमेरिका इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि अगर अमेरिका इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये अमेरिका की जो है पूरी की पूरी हार मानी जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो ये कह रहे थे कि हम जो है 28 फरवरी वाली स्थिति पे लेके आएंगे स्ट्रेट हॉर्मुज को, वो नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है इस लड़ाई में हार गया और वो इस लड़ाई से पीछे हट गया है। लेकिन अगर ये बंद रहती है तो उसके बाद जो है अमेरिका को दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर ये बंद रहती तो इंटरनेशनल प्रेशर जिस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है अब 3% कम दाम हो गया है, हो सकता है ये तो ऊपर नीचे वेरिएशन हो रही है, हो सकता है कल आगे ज्यादा हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक जो है हड्डी बन चुकी है डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए, कि वो गले में फंस गई है, वो ना बाहर निकाल सकते हैं ना उसको नीचे ले जा सकते हैं। अब उनको खुद समझ में नहीं आ रहा एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या इस्तेमाल करे, जिसकी वजह से इसलिए वो बार बार जो है आसिम मुनीर को फोन करके उनको बताते हैं कि आप जाके बातचीत करो। और जो पाकिस्तान है सिवाय मैसेंजर के उनका और कोई रोल नहीं है, वो अमेरिका के मैसेज ईरान को देते, ईरान के मैसेज अमेरिका को देते हैं, और दोनों देशों में अमेरिका और ईरान में आपस में कोई ट्रस्ट नहीं है, दे डोंट ट्रस्ट ईच अदर, जिसकी वजह से कोई भी फैसला होना मुश्किल है। मीनाक्षी जी, लेकिन बिल्कुल सही था ये, आसिम मुनीर के जाने से क्या फायदा होगा? सिर्फ और सिर्फ ये फायदा अरविंद तेजावत जी पाकिस्तान को ही होगा और तो किसी को होने नहीं वाला? नहीं, यूनाइटेड स्टेट को भी होगा मीनाक्षी जी, क्योंकि जो कम्युनिकेशन का जो चैनल है वो बना रहेगा। तो कम से कम ऐसा नहीं होगा कि कोई ईरान ने कोई एक्सट्रीम कदम उठा लिया और उसके बारे में अमेरिका को पहले से पता ना हो। तो एक संवाद बनाए रखेंगे पर आगे कुछ करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि करने में बदनामी है। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप क्या चाहते हैं, उन्होंने अपनी कंट्री के लिए क्या प्लान कर रखा है, हमें उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप खासकर नव उपनिवेशवाद के भयावह चेहरे को नहीं समझेंगे, आप उस शोषण के तंत्र को नहीं समझेंगे, और खासकर जो पूंजीवादी दबाव जो विद इन कंट्री है, अगर ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं तो आप प्रेसिडेंट ट्रंप के अनगढ़ बयानों को भी नहीं समझ सकते हैं, जिनके एक एक बयान से 1-2 ट्रिलियन इकोनॉमी ऊपर और नीचे होती है। तो वो अपने कंट्री के लिए बहुत बेहतर सोचने दो। पर मुझे तो अभी ये लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पे ब्रिक्स की तरफ से दबाव बनेगा और भारत उसमें शामिल होगा। देखते हैं आगे क्या होता है, तेल देखते हैं, तेल की धार देखते हैं। पर प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्कुल ठीक कहा है, जैसे कि सूरी साहब ने बोला है, फंसे हुए हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मीनाक्षी जी, नाज़िम अशरफी जी, लेकिन क्या ये ईरान को स्वीकार है बार बार पाकिस्तान का आना, बातचीत के लिए हाथ आगे बढ़ाना? क्योंकि ईरान हो या अमेरिका हो, दोनों एक दूसरे पर भरोसा कहाँ कर पा रहे हैं? देखिए जी मीनाक्षी जी, ये पाकिस्तान का इसमें रोल इसलिए नहीं मानेगा ईरान, क्योंकि ईरान पहले से ही उसे एक ऐसा मुल्क मानता है जिसकी कोई बहुत ज्यादा वकार उसकी नजर में है नहीं। क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल सीधा सीधा, दुनिया जग जाहिर है, तो पूरी दुनिया जानती है कि अब अमेरिका का पिट्ठू है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आप देख लीजिए, वो अमेरिका का सगे 2 ही चेले हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, एक इजराइल और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की बात तो किसी भी कीमत ईरान मानेगा ही नहीं। अगर उसको माननी होती तो वो इस तरह के शराइत पर जो है एकदम मजबूत तरीके से खड़ा नहीं होता। पाकिस्तान ने इसमें डील कराने की जब भी कोशिश की, उसने इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखे हैं, इतनी मजबूत शराइत रखी है कि वो ना लायक एतबार थी।
लाई के एतबार नहीं थी, और ना लाई के एतबार थी, ना लाई के वकार थी, वो मानने के लायक ही नहीं थी। दूसरी चीज मैं बताऊं, अभी मेरे को ओपोनेंट्स कह रहे थे क्या डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कि जैसे अमेरिका वो तुर्की जैसे पीओके में जाना चाहता है, तो ये तो हम सब मानते हैं कि अगर तुर्की कोई भी मुल्क अगर पीओके में आना चाहता है, वो पाकिस्तान हो, वो सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, ओमान हो, अमेरिका हो, चीन हो, अफगानिस्तान हो, रशिया, कोई भी अगर किसी की भी सरहद में अगर जाना चाहता है, ये गलत तो है ही, ये तो आप मानते ही हैं। तो अगर वो पीओके में जाना चाहता है तो वो भी गलत है। इसी तरीके से अमेरिका भी अगर 7,000 किलोमीटर से दूर जाना चाहता है तो ये सरासर गलत है, और ये डिस्टेंस बहुत बड़ा मैटर करता है। क्यों? ये हुआ क्या था पहले, असल में ये शिया सुन्नी की लड़ाई थी, मैं बार बार कहता हूं। अब इस लड़ाई में इन्होंने ही बुलाया था, सऊदी अरेबिया ने, ओमान ने, यूएई ने, कतर ने, बहरीन ने, इन मुल्कों ने अमेरिका को दावत दी थी, और उस वक्त में कुछ और हालात थे। उस वक्त में इतने झगड़े बढ़ गए थे शिया सुन्नी के कि भाई उन मरता क्या ना करता, उन्हें कोई बचाव के लिए चाहिए था एक रक्षक उस टाइम पे उन्हें अमेरिका से अच्छा कोई लगा नहीं। लेकिन अब जब अमेरिका ने हर चीज में इंटरप्ट करना शुरू कर दिया, हर चीज में इंटरप्ट करना शुरू कर दिया, तो ये मुस्लिम जो मुल्क है ना, ये इतने बेवकूफ भी नहीं है, ये बहुत अमीर मुल्क है, पैसा इन्हीं के पास है। अमेरिका के भले ही आर्मी को वो सैलरी देते हो, लेकिन पैसा उनके पास है, स्पेशली सऊदी अरेबिया के और सभी जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं। वो ये चाहते हैं कि यार ऐसा तो नहीं है हमारे सर से पानी ऊपर से जा रहा है, अब ऐसा तो नहीं है हमारे सर पर चढ़ के बैठ जाएगा अमेरिका, इसको उतारना भी जरूरी है। जैसा कि हर आदमी करता है, अगर उसका कोई घर में कोई काम करने वाला ही हो, उसका काम बात सुननी बंद कर दे कि यार हम इसको सैलरी भी दे रहे हैं, हमारे ऊपर भी चीख रहा है, तो इसको हम हटाकर दूसरा कोई हायर कर लेते हैं। वैसे ही इनको लगा कि अब इसको सर से उतारना जरूरी है। और एक मीटिंग में बार बार कहता हूं, ये बात मैं कैसे समझाऊं, मेरे समझ नहीं आता, मैं हर डिबेट में कहता हूं, एक स्पेशली मीटिंग थी, इस अमेरिका को घेरा गया है इस बार, वरना ईरान की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस पर अटैक करता या इसका सामना करता। ये सारी गल्फ कंट्री जितनी है उनका किया धरा है, इसको सही करके इसको बुलाओ भी और इसको सबक भी सिखाओ, इसकी दादागिरी खत्म करो, इसको अपनी सेना यहां से ले जानी होंगी, तब जाके सारी चीजों पर सहमति बनेगी। ऐसा नहीं है ये जंग बहुत जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी बहुत बड़ा एक तरह से दलाल है, बहुत बड़ा गुंडा है, तो वो मानेगा नहीं इतनी जल्दी, लेकिन इसको मनाकर मानेंगे, इस बार मनाकर मानेंगे। अब देखते हैं मानता कौन है, लेकिन ग्रुप कैप्टन आशीष शाह जी कौन मानेगा, क्योंकि बाकी देश तो सात खाड़ी के देश ये निकालने में बैठे हुए हैं कि हॉर्मुज के बाद अगला कौन सा रास्ता हम निकाल लें। यूएई पाइपलाइन के बारे में बात कर रहा है, ओमान और ईरान भले ही बातचीत कर रहे हैं, लेकिन रास्ते तो दूसरे निकाले जा रहे हैं, फिर उसके बाद ईरान को कोई पूछेगा। तो इसको मेरा अपने लहजे में विक्ट्री और सक्सेस दोनों अलग अलग चीजें। विक्ट्री सब्जेक्टिव हो सकती है, आपकी निगाह में कोई जीता, मेरी निगाह में कोई जीता, ईरान कहता है जी हम जीते, अमेरिका कहता है हम जीते। और सक्सेस टेंजिबल है कि हमने आपके कितने हथियार और मिलिट्री स्टेशंस बर्बाद किए और आपने हमारे कितने हथियार और मिलिट्री स्टेशंस बर्बाद किए। हमने आपकी इकोनॉमी को कितना तबाह किया और आपने हमारी इकोनॉमी को कितना तबाह किया। जब हम ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करते हैं, इन्फॉर्म्ड डिस्कशन, भावावेश में बह के नहीं, तो ये टेंजिबल है। कोई भी एनालिस्ट अगर इस इंडेक्स को, इस डेटा को लेकर बैठ जाएगा तो इस डिस्कशन की जरूरत ज्यादा देर तक नहीं पड़ेगी। तो विक्ट्री कैन बी सब्जेक्टिव, सक्सेस इज टेंजिबल। तो अमेरिका यहां से जब भी ऑफ रैंप होएगा, ठीक है, बहुत तबाही है, 40 ट्रिलियन का डेट है उस कंट्री पे। मुझे पर्सनली, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं कि ट्रंप जितना इंडिया को हार्म करना चाहा है पिछले 2 सालों में, 1.5 सालों में, उतना किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कभी नहीं किया था। लेकिन ट्रंप ईरान के साथ जो कर रहा है और ईरान के प्रॉक्सीज की जो करंट स्टेटस है, चाहे वो हुतीज इंक्लूडेड, मैं सिर्फ हिजबुल्लाह और हमास की बात नहीं कर रहा हूं, जो बेचारे हिजबुल्लाह, बेचारे हमास और आईडीएफ आज भी आफ्टर द डील, आफ्टर दिस सीज फायर, टनल आफ्टर टनल, उस छोटे से स्ट्रिप में टनल आफ्टर टनल, जो ऐसे नहीं बनती है मीनाक्षी, ये टनल्स बनाने में मिलिट्री के लोगों से पूछिए, अंडरग्राउंड बंकर्स और टनल्स जब स्टील के गर्डर्स लगते हैं और सीमेंट लगता है तो कितना एफर्ट, कितना टाइम और कितना पैसा लगता है। वो गरीब से बेचारे लोग, वो ऊपर हॉस्पिटल है, ऊपर बच्चों का स्कूल है, ऊपर ऑफिसेज हैं और अंडरग्राउंड टनल्स हैं जिसमें सिर्फ गोला बारूद और जखीरा भरा पड़ा है, और आईडीएफ एक एक करके अभी भी खोज रही है उस पूरे नेटवर्क को कैंसर की तरह फैलाओ। तो ये एक चरित्र है इन प्रॉक्सीज का। तो अमेरिका ईरान के प्रॉक्सीज के लिए ईरान के ऊपर जो कुछ भी कर रहा है उससे मैं सहमत हूं। मुझे पता है कि अमेरिका पाकिस्तान को बढ़ावा देता है ताकि इंडिया की ग्रोथ रुके, इंडिया का इंटरनेशनल जो सिग्नेचर है उसको कर्टेल करने की कोशिश, कि इंडिया में इंडस्ट्रीज नहीं लगाओ, इंडिया के साथ वो नहीं करो, इंडिया को बोलना है कि तुम रशिया से तेल, ही इज अगेंस्ट इंडिया। आई एम ओके विद दैट बिकॉज आई हैव अ बिगर प्रॉब्लम कि इंटरनेशनल डेमोग्राफी को रेगुलेट करना या कैप्चर करना 50 साल बाद की सोच के साथ आज एक थियोलॉजी को, एक फिलॉसफी को ग्लोबल
एक अम्ब्रेला के तहत फोर्स करना, जो कि एक पावर कर रही थी, उसको अमेरिका का ये प्रेसिडेंट काउंटर कर रहा है। फिलॉसफी अमेरिका की 40-50 सालों से वही रही है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। तो इसमें ये इस मुद्दे पे हम बात करते रह सकते हैं, बिकॉज बहुत हेवीली ओपिनियनेटेड मुद्दे हैं। हमारी बात किसी को समझ नहीं आएगी, किसी की बात मुझे समझ नहीं आएगी, बट टेंजिबल्स हैं। हॉर्मुज के बाद पेट्रोल का जो अभी प्राइस है, वो सप्लाई कहां से हो रही है, इंटरनेशनल ऑयल में कितना खर्चा कम हुआ है, चाइना ने अपना ऑयल, इंडिया ने अपना ऑयल कहां से मैनेज किया, ये सारी चीजें उतने रिसर्च की हैं जो मैं आपके सामने बैठने के पहले करके आता हूं। बट टाइम लिमिटेड होता है, वी डोंट गो इनटू दो डेप्थ। नहीं तो इकोनॉमिक्स के किसी भी एंगल से डिमांड एंड सप्लाई तो रोजाना जहां 20.9 बिलियन वहां से बैरल तेल निकलता था, अब उसकी तादाद काफी कम होती जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम रशिया की बात करें तो वहां पर यूक्रेन ने जो धमाके किए हुए हैं कर्नल सिरोही, उसकी वजह से उनके यहाँ पर भी हाल ये हो गए हैं कि कई पेट्रोल पंप पर ताले तक लग गए हैं। पूरी दुनिया में अगर ये तेल का संकट आ गया तो कोई और रास्ता नजर आता है? क्योंकि अमेरिका तो ये चाहता है कि तेल उससे खरीदो और उसके पास पहले से वेनेजुएला है। देखिए, जहां तक तेल का सवाल है, तेल की कोई जरूरी नहीं है कि तेल जो ईरान से या स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आएगा या रशिया से आएगा। वेनेजुएला के पास बहुत तेल है, अमेरिका के बहुत तेल है, और अमेरिका तो खुद चाहता है कि ये किसी तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद रहेगी तो उसका तेल बिक रहा है। इंडिया जो अमेरिका से 4 या 5% तेल लेता, तो अब इंडिया की जो है कंजम्पशन अमेरिकन तेल की बढ़ गई है। इंडियन जो है वेनेजुएला से भी तेल ले रहा है। तो तेल की जो संकट इतना बड़ा नहीं है। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ मीनाक्षी जी, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो आज असिस्टिव है, जो उसका एग्जिस्टेंस है, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 4-5 साल में धीरे धीरे खत्म हो जाए, क्योंकि दुनिया को पता लग जाएगा कि अगर एक देश जो वेपनाइज करके पूरी दुनिया में जो है ग्लोबल क्राइसिस ला सकता है, तो उसका कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो रास्ता ढूंढने के लिए ऑलरेडी लोग जो है काम कर रहे हैं, और बजाय इसके कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से या जो बब अल मंदेब से, जहां पे ईरान दोनों तरफ से जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो जो है पाइपलाइन जो है बनाई जाए, ताकि पाइपलाइन से जो है सीधा का सीधा इजराइल के थ्रू होता हुआ, जॉर्डन से होता हुआ मेडिटेरेनियन सी में चले जाए। इसी तरीके से जो भारत में या एशिया में जो तेल आता है, वो सऊदी अरेबिया से तेल होके पाइपलाइन से आके ओमान वगैरह से आके जो है अरेबियन सी में आ जाए। तो इस तरीके की आज जो इसकी इंपॉर्टेंस है, वो इसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम हो जाएगी, और लोग जो है तेल जो है, और कहीं ऐसा नहीं है कि मिडिल ईस्ट में तेल है, तेल और जगह भी तेल है, तो वहां से इस तेल को खरीद सकते हैं। तो ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है, ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं रहेगी आफ्टर सम टाइम। मीनाक्षी जी, एक दावा ये किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है अरविंद तेजावत जी कि अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो गया है, कुछ वक्त बाद उसे ऐलान भी कर दिया जाएगा। हालांकि ये रूसी एजेंसीज के दावे हैं, इन दावों पर भरोसा किया जा सकता है? अमेरिका और ईरान इस स्थिति में है कि सीज फायर वाले एग्रीमेंट पर एक मत हो जाए? हाँ, बिल्कुल नहीं मीनाक्षी जी, क्योंकि ऐसी बातचीत जरूर हुई है। खासकर जो पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो उनके ईरानी काउंटर पार्ट से मिले भी हैं, और वो ओपन है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये सारी खबरें आई हैं। पर कोई अंदर खाने कोई उनका कोई ऐसा कांटेक्ट है और उन्होंने ऐसा कोई समझौता कर लिया है, तो इसके बारे में संदेह है। संदेह तो यह भी है, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट कहता है कि IRGC के बहुत बड़े अफसरों के कांटेक्ट में है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ने कहा है, वैसा भी कुछ नहीं है। तो एकदम साफ है, अमेरिका अभी यहाँ रुके रहना चाहेगा जब तक कि वहाँ उसका अंदर का ये डेमोक्रेसी में जो इलेक्शंस वगैरह जो होते हैं, उनसे सब कुछ वह निजात न पा लें, और उसके बाद में वह धीरे धीरे रास्ता ढूंढेगा कि यहाँ से कैसे निकला जाए। या फिर यह भी हो सकता है, जैसे कि आमतौर पे यूनाइटेड स्टेट में ये परंपरा रही है कि जैसे जैसे प्रेसिडेंट चेंज होंगे, वैसे वैसे आप यहाँ से जहाज जाते हुए नजर आएंगे। जैसे डेमोक्रेट प्रेसिडेंट यहाँ आएगा तो आपको वापस अमेरिकन जहाज लौटते हुए नजर आएंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि अफगानिस्तान से रिपब्लिकन्स के आने के बाद में वो धीरे धीरे लौटने लगे थे जब दोबारा आए थे। मीनाक्षी जी, नाज़िम अशरफी जी, कौन कौन सी शर्तें होंगी अगर आपकी तरफ से एग्रीमेंट में साइन किए जाते हैं तो? देखिए, शर्त कुछ नहीं है। एक बात पर सहमत तो होना पड़ेगा अमेरिका को भी, ईरान को भी। जब तक सहमत नहीं होंगे मैं अरविंद जी की बात से मैं सहमत हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि शर्त एक तो जो उनके पर जो प्रतिबंध है ना, सब वो चाहता है कि सारे ये हटें, क्योंकि प्रतिबंध लगाने वाले आप कोई होते ही नहीं। वो जहां तक नाटो देशों का सवाल था, या जहां तक ये जितनी भी मुस्लिम कंट्री थी, इनकी सबकी सहमति से ये सब हुआ था। कहने का मतलब ये है, भाई जब किसी और पर प्रतिबंध नहीं तो 40 साल से लगातार प्रतिबंध एक ही मुल्क पर क्यों है? तो ये सारी चीजें हटानी पड़ेंगी अमेरिका को। वो कहता है कि मेरा जितना नुकसान हुआ है जानी और माली,
अब जानी तो कोई वापस कर नहीं सकता, किसी की अगर जान गई है तो, लेकिन माली जितना नुकसान होगा ये आपको सब इसका रिटर्न करना पड़ेगा। ये ईरान की एक शर्तों में से है, मेन शर्तों में से। तीसरी बात ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कभी आप अपनी जुबान से ये नहीं निकालेंगे कि वहां मेरा भी हिस्सा कुछ है या मैं भी वहां कुछ हूं, मैं कुछ हूं। चौथी बात उनका मानना यह है कि आपको सुपर पावर का सर्टिफिकेट दिया किसने? कोई शील्ड है आपके पास क्या कि ये सुपर पावर है? आप लड़े हैं लोगों से, तो आप ये क्यों नहीं समझते आप बहुत अच्छे लोग हैं? आप ये भी तो समझ सकते हैं आप एक गुंडे हैं, आप ओवरवर्ल्ड के लिए आपने गुंडागर्दी करी है, ये भी तो आपको समझना चाहिए। बहुत ज्यादा लड़ना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। पढ़ा लिखा कोई भी अगर व्यक्ति होगा, कोई भी इंसान होगा, तो मेरे ख्याल से वो ये चीज समझेगा क्या लड़ाई झगड़ा करना बहुत अच्छी बात है, नहीं ना? तो इसीलिए बहुत ज्यादा जंगें कर लेना, खाली तेल पे कब्जा करना, जितने भी अरबी बोलते हैं उनके ऊपर ये दिखाना कि साहब हमें इनकी जो जितनी संपत्ति है, सोना है, तेल है, तो ये सब हमें लूट के लेके जाना है। वही अंग्रेजों वाली कहानी है। और वही लोग ये हैं जो भारतवर्ष के अंदर इन्होंने किया, वही सब ये लोग हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, सबकी इनकी वही स्ट्रेटेजी है। और अमेरिका ये चाहता है कि ये सब मुझे जब साथ दे ही रहे हैं मेरा, तो मैं सुपर पावर, लोग जब मुझे कह ही रहे हैं तो क्यों ना मैं सुपर पावर बन जाऊं। सुपर पावर ऐसे थोड़ी बनता है आदमी। सुपर पावर होने के लिए आदमी के लिए मैनर्स होना चाहिए, उसके लिए एक व्यवहारिक इंसानियत के लिए कुछ सोच होनी चाहिए, इंसानों को आगे बढ़ाने के लिए सोच होनी चाहिए, तब आप सुपर पावर कहलाएंगे। ये थोड़ी खाली आप एक जंग करेंगे और किसी जंग जीतना हारना कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। ईरान जंग को जीतना ही नहीं चाहता, ईरान जंग को जीतना नहीं चाहता, ईरान सिर्फ इंसानियत को कायम करना चाहता है। और ये मैं कह रहा हूं ना, ये अपने जंगी जहाज वहां से हटा लें, एक दिन में मामला ही खत्म हो जाएगा। ओमान ईरान मिलकर इसको निपटा लेंगे। अब ये कहता है कि ईरान से टेररिज्म आता है। अरे भैया, टेररिज्म दो ही जगह से आता है, इजराइल और पाकिस्तान, दोनों तुम्हारे पेट चेले हैं। तो तुम कैसे टेररिज्म खत्म करोगे? मीनाक्षी जी आप मुझे बताइए, जो आदमी खुद टेररिज्म का सपोर्ट करता हो वो कैसे खत्म करेगा टेररिज्म? ईरान से कोई टेररिज्म की एक्टिविटी नहीं है। दुनिया भर में अमेरिका भी तो वही करता है। मगर ये सब फालतू की बातें हैं। दुनिया भर में अमेरिका भी तो वही करता है, दुनिया भर में अमेरिका वही कर रहा है अगर कहा जाए, ग्रुप कैप्टन आशीष आई जी। और दूसरी तरफ एक मुस्तफा का वीडियो सामने आता है, उनकी आवाज़ सुनवाई जाती है। एक पहले वीडियो सामने आया था, तो मुस्तफा खामनेई को लेकर के भी तो बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि IRGC और वहाँ की सरकार के बीच में सब कुछ ठीक है या नहीं, क्योंकि इंटरनल क्लैशेस के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है रेदर देन कि अब बातचीत होगी आगे दोनों देशों में या नहीं होगी। दोनों एकदम अलग क्वेश्चन हैं। तो पहले अमेरिका दादागिरी करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आज से नहीं, दशकों की बात है, और उससे कोई सपोर्ट नहीं करता। लेकिन वो इस तरह के पॉलिटिक्स में एंगेज होता है कि किसको अप करना है, किसको डाउन करना है, चाइना को काउंटर बैलेंस कैसे करना है, तो रशिया के साथ ईरान का क्या करना है। अभी CIA डायरेक्टर को भेज दिया मॉस्को, पता नहीं क्या क्या बातें करके आए। तो इसमें तो सारे लोग एक ही सोचते हैं कि अमेरिका का डोमिनेंस अननेसेसरी है, अनवारंटेड है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में अनलॉफुल है। अमेरिका के पास कोई पावर नहीं है कि वो अपनी तरफ से दूसरे देशों पे सेकेंडरी टैरिफ लगाए और उनको बोले कि तुम तीसरे देश से कोई सामान नहीं खरीदोगे। सो दिस आर ब्लेटेंट अनलॉफुल एक्टिविटीज, और इसको हर कंट्री को, पूरे यूनाइटेड नेशंस को एक साथ चैलेंज करना चाहिए। बट जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, चाइना, रशिया एक भी ऐसा कंडेमनेशन का सर्कुलर नहीं लेकर आया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिसमें अमेरिका की इस एक्टिविटी को अपोज किया जाए। और यूनाइटेड नेशंस और EU की जो अपनी वो चेयरपर्सन है एंड्रेला उर्सुला, सारे चुप बैठे हैं। तो ठीक है, हमें पता है कि अमेरिका अनलॉफुल कर रहा है, सो बी इट। उसके बारे में आगे क्या ही कमेंट करें। उस समय आएगा जैसे ही रिपब्लिकन्स जाएंगे, जैसे ही ट्रंप एलिमिनेट होंगे, अब उस तरह की बेवकूफियां कि ट्रंप के लड़के को मार दो, उनकी वाइफ को मार दो, अमेरिका ने भी वही सब किया। तो दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। दूसरा वाला आपका क्या था मीनाक्षी इशू जो आपने भी बोला कि क्लैशेस की, इंटरनल क्लैशेस की ईरान से ज्यादा खबरें निकल करके सामने आती है रेदर देन कि अमेरिका से सीज फायर पर बातचीत कैसे हो, बातचीत करेगा कौन? और हाँ बिल्कुल, तो ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अगर, जैसा कि हमारे एक पैनलिस्ट ने बोला कि वहां पे कोई लीडरशिप नहीं है, और मोस्पा का एक, आई मीन दे आर रियली लो IQ गाइज। आप शुरू में ऑफिशियली बोलते हो कि उनको चोट लगी है, वो कोमा में है, उनके चेहरे पे स्कार हो गया है, उनको बाहर बहुत मेजर मेडिकल हेल्प की जरूरत है, और उसके बाद एक उनका ऐसा वीडियो जारी करते हो जिसको जो भी फोटो इंटरप्रिटेशन में ट्रेंड है, उन सारे लोग पैनल पे बैठे होंगे जो इन पे ऑफिशियली ट्रेंड है, उनको मालूम है कि वो उसका स्किन का टेक्सचर, उसके स्किन की लाइनें उस वीडियो से जो निकली हैं वो कम से कम 8-9 साल पुराना है एज कंपेयर टू द लास्ट फोटोग्राफ ऑफ मुस्तफा व्हिच वाज सीन। तो इस तरह की बातें करके आप खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। आपने बोला था कि वो 28 के हमले में बहुत बुरी तरह से जख्मी है, चेहरे पे बहुत सीरियस, कोई कहता कोमा में है, कोई कहता चेहरे पे बहुत मेजर चोटें लगी है, और वो एक फ्रेश सा वीडियो आता है एक बंदे का, और उसको अगर आप जूम करके स्टिल फ्रेम बाय फ्रेम स्टडी करेंगे जिस तरह से किया जाता है, तो आपको पता चलता है कि ये तो बहुत पुराना है। तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू मैनेज द शो। IRGC के इंटरनल कंफ्लिक्ट को बाहर नहीं आने दे रहे। IRGC वर्सेस सिविल गवर्नमेंट ऑफ ईरान के बीच की जो मेजर कंफ्लिक्ट्स हैं
उसमें कोई भी अगर हवा डालने की कोशिश कर रहा है तो या तो उसको हैंग कर दिया जा रहा है या उसको धमकी दी जा रही है बासित के द्वारा। तो ये ईरान का अपना इंटरनल टर्मोइल है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ईरान को क्या पड़ी थी कि अमेरिका के साथ की लड़ाई में पूरी दुनिया का तेल रोक दे। अमेरिका का तेल रोक दो, अगर इतनी पावर है, दुनिया का तेल रोक के क्या करना चाह रहा था ईरान? दिस क्वेश्चन नोबडी हैज बीन एबल टू आंसर, कि आपने ये क्या चरित्र दिखाया कि अमेरिका आपसे लड़ रहा है, आप अमेरिका के साथ जो करना है कर लो, आपकी इजराइल से लड़ाई है, आपको जो करना है कर लो। खड़ी हो जाए, वो चाहते हैं सर सीधे सीधे दुनिया उनके साथ आकर के खड़ी हो जाए, लेकिन ये तो होगा नहीं। यस, तो आप उनकी डेप्थ ऑफ स्ट्रेटजी या वॉर फाइटिंग स्ट्रेटजीज जो होती हैं या जो तंत्र होते हैं उनकी डेप्थ समझिए। कि अगर आप सोचते हैं कि वहीदी को इतना कुछ पता होगा या रजाई को, आई वंडर कि इनके एक्सपोजर, इनका सिर्फ रोल प्रॉक्सीज तक लिमिटेड है या अपने ही लोगों को, इरानियंस को जिन्होंने खुलने की कोशिश की, बोलने की कोशिश की, उनको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो आई एम नॉट सेइंग अमेरिका इज राइट। जी मीनाक्षी, बिल्कुल। कर्नल सिरोही, एक सवाल और कि जो ये बार बार प्रतिबंधों की बातचीत आती है, स्कॉट बेंसेट ये कह रहे हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी अमेरिका के, कि हम प्रतिबंध और लगाएंगे। ईरान सीधे कह रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपको जितने प्रतिबंध लगाने हैं लगा लो। इन सब दबावों के चलते अमेरिका ईरान को मना पाएगा अपनी शर्तों पर? देखिए मीनाक्षी जी, अभी प्रॉब्लम ये है कि दो पार्टी हैं जो पूरी की पूरी अडियल हैं। उनको अपनी स्ट्रेटेजी नहीं मालूम है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को शायद मालूम हो, क्योंकि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उनको मैं इस काबिल समझता हूं कि उनकी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी होगी। उनकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिना स्ट्रेटेजी के चल रहे हैं। उनका जो है कुछ ना कुछ उनका ऑब्जेक्टिव था, कोई ऑब्जेक्टिव उनका पूरा नहीं हुआ, तो अब जो है वो मिड कोर्स करेक्शन कर रहे हैं। उसमें जो है लास्ट में अदरवाइज देखा जाए तो इकोनॉमिक सैंक्शंस बाद में आते, लड़ाई इकोनॉमिक सैंक्शंस पहले आते, लड़ाई बाद में होती है। यहाँ पे इट इज अदर वे अराउंड, पहले लड़ाई लड़ी आपने, जब लड़ाई में आपको कुछ हासिल नहीं हुआ तो फिर आप इकोनॉमिक सैंक्शंस पे गए। ये जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं, इससे जो है ईरान को नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो जो सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए गए हैं, जो कि ग्रुप कैप्टन साहब भी बोल रहे, सेकेंडरी सेक्शंस को क्यों लगाया जा रहा है लोगों के उनके ऊपर? अमेरिका कौन है? अमेरिका उनके साथ व्यापार ना करे, अमेरिका उनको लड़ाई में हरा दे, अमेरिका उनके ऊपर बमबारी करे, लेकिन अगर बाकी देश उनके साथ तेल खरीद रहे हैं या उनके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इसमें अमेरिका को क्या प्रॉब्लम? तो इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों जो है अड़ियल टट्टू की तरह अड़े हुए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा। ईरान को तो क्योंकि सैंक्शन इतने लगे हुए हैं उनके ऊपर, उनको तो ये लग रहा है कि किसी ना किसी तरीके से इस लड़ाई के सारे जो है हम अपनी दुनिया, जो डोमेस्टिक जो उनकी अपनी पब्लिक है उनको कंट्रोल करके रख सकें। क्योंकि अगर लड़ाई खत्म हो गई तो वहां पे जो इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई है, ऑब्वियसली वो लोग शोर मचाएंगे। तो ईरान तो इसलिए चाहता है कि लड़ाई किसी तरह चलती रहे, तो वहां के जो लोकल लोग हैं वो कुछ नहीं बोलेंगे और ये इसी तरीके से काम करते रहे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जब ये 27 फरवरी को पूरी तरह खुली हुई थी और दुनिया आ जा रही थी, तो अब ईरान इसको लेके क्यों बैठ गया कि नहीं हम कंट्रोल करेंगे, हम और ओमान कंट्रोल करेंगे? तो इस तरह की जो बातचीत है ना, जिनको कहते हैं बेवकूफी वाली जो बातचीत है, उनकी वजह से ये सारा का सारा मामला अटका हुआ है। अब देखते हैं सर ओमान और ईरान आखिरकार मिलकर के इस मुद्दे का क्या सॉल्यूशन निकालता है, और जो रशिया की एजेंसी दावा कर रही है क्या सच में दोनों देशों के बीच एक बार फिर से सीज फायर पर सहमति बनती है। कल का सूरज एक नई सुबह भी इन दोनों देशों के लिए लेकर के आ सकता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।